A very good morning to you all. Today we are going to discuss elementary operations or transformation of a matrix. Clear है बेटा? तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करने वाले elementary operations और transformation of a matrix. तो बेटा मतलब हम इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बात करेंगे हम बाद में, ठीक है? लेकिन इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें किन एलिमेंट्री ऑपरेशंस की या ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है उसको पढ़ने वाले हैं हम आज की क्लास में, ठीक है? तो देखते हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे पास है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, वो कितने हैं बेटा? 6, ठीक है? टोटल कितने हैं हमारे पास? 6। टोटल जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है वो हमारे पास 6। इन 6 में से 3 जो है ड्यू टू रोज, मतलब वो हमारे पास रोज के लिए है, ठीक है? और जो इसमें से 3 है वो है ड्यू टू कॉलम्स, मतलब वो किसके लिए है आपके पास? कॉलम्स के लिए है। इस तरीके से हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस है वो 6 है। 6 में से 3 जो है वो रोज के लिए है और 3 जो है बेटा किसके लिए है? कॉलम्स के लिए है। और इन्हीं 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज कर हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है? तो बात करते हैं एक एक कर। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे पास है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है? मतलब क्या है? किसी 2 रोज को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर देना या किसी 2 कॉलम्स को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर देना। सिंबॉलिकली यदि हम बात करें इसी बात को हम कैसे लिखेंगे? यदि हम बात कर रहे हैं किसके लिए? हम बात कर रहे हैं फॉर रोज। तो यदि तो रोज को हमें इंटरचेंज करना है, सपोज करो हम रो आई को चेंज करना चाहते हैं रो जे से, तो आप कैसे लिखोगे? आप इस सिंबल का यूज करोगे, मतलब डबल एरो, मतलब दोनों साइड 2 साइडेड एरोस का यूज करोगे। तो आप यहां पर क्या करोगे? रो आई फिर 2 साइडेड एरो रो जे, मतलब जो एलिमेंट्स रो आई में लिखे होंगे वो किसके प्लेस पे लिख जाएंगे? रो जे के, और जो जे में लिखे होंगे वो किसके प्लेस पे लिख जाएंगे? रो आई के। और इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं फॉर कॉलम्स, ठीक है? हम किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा? फॉर कॉलम्स। यदि हम कॉलम्स के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा सी आई, इसमें भी डबल साइडेड एरो, और ये सी जे, मतलब जो कॉलम सी आई में एलिमेंट्स लिखे होंगे वो सारे लिख जाएंगे सी जे वाले कॉलम में, और सी जे कॉलम के जो एलिमेंट्स होंगे वो लिख जाएंगे हमारे पास सी आई वाले कॉलम में। चलिए जल्दी से लेते हैं इसके लिए एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल तो देखो आप बेटा, यदि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू ऑफ 1 2 3 5 7 9 11 8 2, ओके? तो हमारे पास बेटा क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है? अब यदि इस मैट्रिक्स में मैं अप्लाई कर रहा हूं इस एलिमेंट्री ऑपरेशन, किस एलिमेंट्री ऑपरेशन को? इसको, ठीक है? देन बाय अप्लाइंग R1 इंटरचेंज टू R2 एंड R2 इंटरचेंज टू R1, मतलब हम अप्लाई किसको कर रहे हैं? R1 इंटरचेंज टू R2। तो देखो बेटा क्या होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A इक्वल्स टू ऑफ R1 के जो एलिमेंट्स है वो R2 की जगह पे लिख जाएंगे और R2 के कहां चले जाएंगे? R1 की जगह पर। तो R2 ये है आपका, ये क्या बेटा? ये R2 है, ठीक है? और ये क्या है आपका? R1। तो R1 के R2 और R2 के R1, ये क्या आ जाएगा? 5, फिर हमारे पास 7, फिर हमारे पास 9, और R1 में देखें तो 1 2 3, और जो R3 है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो आपका एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है? तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है उस एलिमेंट्री ऑपरेशन को आप रोज में अप्लाई कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स के, ठीक है? इसी की जल्दी से हम बात कर ले। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप R1 को ही R2 से करो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो R1 को R3 से कर दो, R2 को R3 से कर दो, ठीक है? इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मतलब किसी भी 2 रोज को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि सर इनको करना क्यों है? तो बेटा ये सारे हमें करने पड़ेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इनको अप्लाई करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। अभी ये होते क्या है ये आप सीख लीजिए। क्लियर बेटा? चलिए अब इसी बात के लिए मैं आपसे कहूं कि हमें किसमें अप्लाई करना है? कॉलम में। किसमें अप्लाई करना है? कॉलम में।
हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिए कि पहले आप लिखते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन को और फिर उससे जो रिजल्ट निकल रहा है उसको लिखते हो। ऐसा कभी मत करना कि पहले रिजल्ट लिख दो फिर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन को लिखिए, ठीक है। तो अभी बात की थी हमने किसके लिए, तो अभी बात आप करो के लिए, यदि इसी बात को हम कर रहे हैं फॉर कॉलम, किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर कॉलम। तो कॉलम में देख लीजिए आप, सेम मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं मैं। तो कॉलम में देखो आप, आपका मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू ऑफ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 8 एंड 2। क्लियर बेटा। यदि आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइंग, यदि आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइंग C1 इंटरचेंज टू C3, तो देखो आप C1 C3 का क्या है, ये आपका C1 और ये क्या है C3, तो आपको क्या मिलेगा, A इज इक्वल्स टू ऑफ, जो आपके पास C1 के एलिमेंट से पहुंच जाएंगे C3, ये आपका बेटा क्या है C1 और ये क्या है बेटा C3, तो इसके एलिमेंट्स इधर और इसके एलिमेंट्स इधर, अगले हो जाएगा 3, 9, 2, फिर आपका सेकंड में कोई चेंज नहीं होगा तो आपका एलिमेंट ही रहेगा 2, 7, 8। क्लियर है। और जो आपके C1 के थे वो C3 के लेयर पे पहुंचने थे, तो 1, 5, 11। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, जो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसका यूज कर सकते हो किसमें, किसी भी मैट्रिक्स में। क्लियर है बेटा। नाउ सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। मतलब क्या है कहने का, कि आपके पास किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन किससे, किसी एक नॉन जीरो नंबर से। मतलब क्या, सिंबॉलिकली हम इसी को कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम पहले बात कर ले फॉर रोज, फॉर रोज, तो रोज के लिए हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे RI टेंड्स टू KRI where K is some non-zero, K is some non-zero number, K is some non-zero number। मतलब आपके पास जो I रो है उस ith रो के हर एक एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी नॉन जीरो नंबर K से। ठीक है। सेम चीज आप देखो फॉर कॉलम के लिए, तो फॉर कॉलम, फॉर कॉलम्स आप क्या लिखोगे, CI इंटरचेंज टू KCI where K is some नॉन जीरो नंबर। ठीक है। तो ऐसे ही आप कॉलम में भी, आपने कहा आपके पास i कॉलम है, उसके हर एक एलिमेंट में आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, K का, और K क्या है, नॉन जीरो नंबर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू ऑफ 2, 5, 3, 1, 4, 5, 2, 6, 3। ये आपके पास बेटा क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है। देन पहले हम बात कर ले रहे हैं फॉर रोज के लिए, फॉर रोज। ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, रोज के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो आप क्या लिखोगे, अप्लाइंग R, अब किसी भी रो में कर दो आप, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है, जिसमें भी आपका मन हो। ठीक है। मैं कर रहा हूं सपोज सेकंड में, तो अप्लाइंग R2 टेंड्स टू 2 ऑफ R2। ठीक है। तो क्या होगा, तो आपको मिलेगा A इज इक्वल्स टू ऑफ, अब जरा ध्यान से देखिए, आपने चेंज किसमें किया है, सेकंड रो में, R2 में चेंज किया है, मतलब केवल चेंज होगा R2 के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है। और चेंज होगा क्या, तो हर एक एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करने वाले हो इस नॉन जीरो डिजिट 2 का। ठीक है। बाकी आपकी फर्स्ट रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज लिखे रहेंगे। तो देखो फर्स्ट रो में क्या था, 2, 5, 3, वो एज इट इज लिखे रहेंगे। सेकंड रो में हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होना है, तो 1 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, 2 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 10। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज, तो 2 का 2, 6 का 6 और 3 का 3। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेकंड जो
जो आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसका यूज कर सकते हो बेटा रोज में। यदि सपोज करो आपने लिखा होता R3 टेंड्स टू 2 into R3, तो फिर आप क्या करते, जो R3 के एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट से 3 का मल्टीप्लाई कर, जिसका भी मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर देते, बाकी R1 R2 क्या रहता सेम। इस केस में R2 में किया इसलिए R2 में चेंज हुआ है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कॉलम के लिए, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स था A is equals to of 2 5 3 1 4 5 2 6 3, क्लियर है। अप्लाइंग, अब इसी को हम कैसे अप्लाई करते हैं कॉलम्स में, तो अप्लाइंग C3 टेंड्स टू 1/7 C3, ठीक है। आपने कहा C3 में अप्लाई कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम C3 के हर एक एलिमेंट्स का, किससे 1/7 से। तो देखो आपको क्या मिलेगा, बी गेट, तो एक क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तो 2 का 2 रहेगा, 1 का 1 रहेगा और 2 का 2 रहेगा, क्लियर है। चलिए सेकंड में भी आपने कुछ चेंज नहीं किया तो उसके एलिमेंट्स के एडिटिव्स रहेंगे, ये देखिए आप। थर्ड में आपने हर एक एलिमेंट में 1/7 का मल्टीप्लाई किया, तो देखो आप 3 into 1/7 करोगे तो कितना आएगा 3/7, 3 into 1/7 तो ये हो जाएगा 3/7, फिर 5 into 1/7 तो 5/7, 3 into 1/7 तो ये हो जाएगा 3/7, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। इस तरीके से आप क्या करोगे बेटा, यदि कॉलम में किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में आप किसी नॉन जीरो डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस कॉलम के हर एक एलिमेंट से उस नॉन जीरो डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी के बचे हुए कॉलम्स के जो एलिमेंट हैं वो एज इट इज लिखे रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही किसी भी किसी भी पर्टिकुलर रो में यदि आप किसी नॉन जीरो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो उस रो के हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन बचे हुए जो रोज रहेंगे उनके एलिमेंट्स एज इट इज लिखे जाएंगे। सो दिस इज योर सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन फॉर एनी मैट्रिक्स। पॉज द वीडियो एंड राइट इट। नाउ थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of any other row or column multiplied by any non-zero number, ठीक है। देखिए बेटा इसमें जो वो कह रहे हैं उनका मीनिंग क्या है, इसको मैं जरा आपको सिंबॉलिकली समझाता हूं। सिंबॉलिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसमें किसी भी एक रो की प्लेस पे आप उस रो, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये ith रो था तो ith रो के प्लेस पर आप ith रो प्लस किसी भी नॉन जीरो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे रो में कर ऐड कर सकते हो। ith रो के प्लेस पे आप क्या लिख रहे हो, ith रो के एलिमेंट्स तो हैं ही और उनमें ऐड हो रहे हैं रो j के एलिमेंट्स में k का मल्टीप्लिकेशन कर आने वाला एलिमेंट, ठीक है। अब एग्जांपल से समझाता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। वेयर k इज सम नॉन जीरो नंबर, वेयर k इज सम नॉन जीरो नंबर। ऐसी सेम बात हम कर ले फॉर कॉलम्स के लिए। तो कॉलम्स के लिए हम बात करें तो उसमें आपने लिखा ci टेंड्स टू ci प्लस k इंटू cj, ठीक है, k इंटू cj वेयर k इज सम नॉन जीरो नंबर। तो इसमें कॉलम में क्या कहा, आपने कहा हमारे पास ith कॉलम जो था उसके प्लेस पर हमने जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो हमें कैसे मिल रहे हैं, तो ith कॉलम के एलिमेंट में हमने cj का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट था उसमें किसी नॉन जीरो डिजिट k का मल्टीप्लाई कर और इस पर ऐड कर जो आ रहा है उसको हमने लिखा है। देखते हैं एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट A इज इक्वल्स टू ऑफ 1 2 3 एंड 4। ये कोई क्या है बेटा, मैट्रिक्स। देन अप्लाइंग ये फर्स्ट कंडीशन रो के लिए ले रहा हूं मैं। अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2 ऑफ R2। तो देखिए जरा क्या होगा, देन हमारे पास क्या आएगा, आपने क्या कहा जो भी चेंज होना है वो R1 के प्लेस पे होना है। किस पर होना है, R1, ठीक है। R2 में कोई चेंज नहीं होगा,
तो R1 में अब चेंज होना क्या है, तो R1 में चेंज ये होना है, ये रहा बेटा आपका R1 और ये रहा आपका R2। तो R1 में चेंज ये होना है कि इसमें जो एलिमेंट आएगा वो R1 का एलिमेंट तो रहेगा ही, मतलब 1 तो रहेगा ही, प्लस इसमें क्या होने वाला है, जो R2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ठीक है, R2 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बेटा क्या मतलब है, जैसे ये 1 लिखा था तो इसी के नीचे, ठीक है, तो ये 3, क्लियर। 3 में आप किसका मल्टीप्लाई करने वाले, 2 का, मतलब 2 इंटू ऑफ 3, फिर जो आएगा उसको लिखोगे आप यहां पर, ठीक है। सेम सेकंड एलिमेंट के साथ होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, ये वाला एलिमेंट तो रहेगा 2 प्लस फिर R2 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4, उसमें भी हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, इस नॉन जीरो डिजिट 2 का, ठीक है। तब जाकर आपके पास किसके एलिमेंट आए, R1 के। R2 में कोई चेंज नहीं होना है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू ऑफ 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, ऐसे 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10, और R2 के एलिमेंट्स आपके एज इट इज लिखे रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन को आप अप्लाई कर सकते हो रोज में किसी भी मैट्रिक्स के। क्लियर ना बात आपको, आपने क्या किया कि R1 में जो एलिमेंट था उस एलिमेंट को तो आपने लिखा ही, फिर आपने उसको ऐड किया, इसके ही करस्पॉन्डिंग जो R2 में एलिमेंट था उसमें इस नॉन जीरो डिजिट 2 का मल्टीप्लाई कर आने वाले नंबर का, दैट मींस 3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6, 6 में हमने ऐड किया 1 तो कितना आ गया 7। सेम आपने इसके साथ किया, आपने क्या किया, जो आपके पास उसका मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट था 4, उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 8, 8 में हमने किसको ऐड किया 2 को, तो कितना आ गया 10। मतलब आप जो यहाँ पे लिखोगे ना वही आपको करना है और उसी रो में करना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉलम के लिए। तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, A is equals to 1 2 3 and 4, ठीक है बेटा। अभी देखिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाइंग C2 टेंड्स टू C2 माइनस 3 ऑफ C1, ठीक है। आप प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, प्लस माइनस में से दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए जरा क्या मिलेगा, तो हमारे पास आ जाएगा A is equals to ऑफ, तो चेंज किसका हो रहा है बेटा, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, ये रहा आपका फर्स्ट कॉलम, तो इसके एलिमेंट्स को आप एज इट इज लिख दोगे। सेकंड कॉलम में क्या चेंज हो रहा है, तो सेकंड कॉलम में हमने बोला है कि जो भी एलिमेंट सेकंड कॉलम में लिखा है उसको लिखना है, फिर लगाना है माइनस, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट लिखा होगा उसमें हमें करना है 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 2 ऑफ 1 कर दिया। फिर आज आप इसी कॉलम के मतलब सेकंड कॉलम के ही नेक्स्ट एलिमेंट 4 पर, तो 4 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग 3 है, उसमें 3 का क्या करना है मल्टीप्लाई। कैसे पता चला 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 3, ये 3 इंटू 1 3, और 3 को 2 में से मल्टीप्लाई वो सॉरी माइनस करोगे तो माइनस का 1, 3 इंटू 3 9, 9 को माइनस करना हो 4 में से तो क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो ये हो जाएगा आपका वो मैट्रिक्स जो इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम बात करते हैं बेटा इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो क्या मीनिंग है इनवर्टिबल मैट्रिक्स का, इफ A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of the same order m such that AB equals to BA equals to I, then B is called inverse of A, then B is called inverse of A denoted by A inverse, and A is called inverse of B and A is called inverse of B denoted by B inverse, ठीक है। In this way A and B matrices are said to be invertible matrix, ठीक है बेटा। देखिए जरा यहाँ पर हमने क्या लिखा है, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है A, जिसका जो कैसी मैट्रिक्स बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर का क्या है M। एक और मैट्रिक्स है जो कि क्या है बेटा B मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका भी ऑर्डर क्या है M, ठीक है। तो आपने कहा हमारे पास दो मैट्रिक्स है A और B, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कौन सी कंडीशन, A into B equals to B into A equals to I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम कह सकते हैं कि जो A होगा वो B का इनवर्स होगा, ठीक है। A जो होगा वो B का इनवर्स होगा और B जो होगा वो A का क्या होगा,
इनवर्स होगा। ठीक है, तो यदि आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आप कह सकते हो कि ए बी का इनवर्स है और बी जो है वो ए का इनवर्स है। क्लियर बेटा? चलिए, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यदि हम बात करें कि हमें दो मैट्रिक्स को इनवर्टिबल प्रूफ करना है, तो इनवर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमारे पास वो दोनों मैट्रिक्स जो होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन जो बनती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि उनके साथ ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या है बेटा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। और हम कह सकते हैं कि जो आपके पास ये बी है वो ए का इनवर्स है और ए जो है वो बी का इनवर्स है। क्लियर है बेटा बात? चलिए, अब इसी बात को मैं समझाता हूं कुछ एग्जांपल से, तो आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कंडीशंस आपको यहाँ पर नोट करके रखनी है वो कौन कौन सी है। तो आपको पहली कंडीशन यहाँ पे याद रखना है कि बोथ matrices A and B must be square matrices of same order, मतलब दोनों जो होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम। ठीक है बेटा, तो हमेशा याद रखना है कि आपका इनवर्स जो निकलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, कभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा। मैट्रिक्स बेटा दो ही टाइप के होते हैं, या तो क्या होगा बेटा, या तो होता है आपके पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर क्या होता है बेटा, या फिर होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इनके अलावा कोई थर्ड मैट्रिक्स नहीं होती है। यदि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है, ठीक है, आपने कहा नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। यदि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है तो क्या हो जाता है बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है क्या, इनवर्स, इसका ही निकलेगा इनवर्स, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। अब आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि सर इसका इनवर्स क्यों नहीं निकलेगा और इसका इनवर्स क्यों निकल जाएगा। तो देखो बेटा, जब हम बात करते हैं इनवर्स निकालने की तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक कंडीशन होती है वो ये होती है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, आई। ठीक है, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई। अब ध्यान से देखिए, यदि मैंने कहा कि मेरे पास जो ये दो मैट्रिक्स हैं, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो हो गया आपके पास, मान लेते हैं 2 इंटू 3, क्या हो गया 2 इंटू 3 मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आपने कहा बी हमारे पास जो है मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हमने ले लिया, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैंने इसका जो ले लिया हुआ है 3 इंटू 4, क्या है ऑर्डर 3 इंटू 4, इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम दोनों रेक्टेंगुलर लें, एक स्क्वायर भी हो सकती है और एक रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, तब भी इनवर्स आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। देखते हैं क्यों नहीं कर पाओगे। तो देखिए जरा, यदि आपने क्या कहा, ठीक है, आपने कहा कि मैं कर रहा हूं a इंटू बी, तो a इंटू बी कर रहे हो आप, इसका मतलब क्या है कि आपका a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो 2 इंटू 3, क्या है 2 इंटू 3, और दूसरा हमारे पास b मैट्रिक्स है, ये a मैट्रिक्स था, ये b मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 इंटू 4। और मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं कि जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर हमें कैसे मिलता है, तो जो रोज लेते हैं वो पहले वाले मैट्रिक्स की लेते हैं और जो कॉलम्स लेते हैं वो हम किसके लेते हैं, दूसरे वाले मैट्रिक्स के लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो इसका ऑर्डर क्या है, जब आपने a इंटू बी मैट्रिक्स किया तो ऑर्डर आया है 2 इंटू 4, आया है ऑर्डर 2 इंटू 4 के नहीं। ठीक है, अब जरा ये देखिए आप, यदि मैं इसी में कर रहा हूं, ये तो हमने फर्स्ट कंडीशन ले ली, यदि मैं इसी में कर रहा हूं क्या बेटा, b इंटू ए, क्या कर रहा हूं b इंटू ए, तो फिर आप देखो आप क्या करोगे, ये b हो गया आपका और इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है बेटा 3 इंटू 4, ये हो गया आपका 3 इंटू 4, दूसरा आपके पास a है और a का ऑर्डर क्या है, तो वो है 2 इंटू 3, है 2 इंटू 3 की नहीं। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपको ये पता है कि जो इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसके रोज हम कहां से लेंगे, यहां से, और कॉलम्स लेंगे यहां से। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है, जो हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। अब ध्यान से देखो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, a इंटू बी इंटू ए के इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास जो ए बी आया है वो ये है और जो आपके पास बी आया है वो ये है। आप एक क्लियर देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ए बी जो है
ठीक है, आप क्या देख सकते हो कि जो आपके पास ए बी का मल्टीप्लीकेशन आया था, ठीक है, ए बी का जो रिजल्टेंट आपके पास आया था, इसको मैं R1 बोल दे रहा हूं, इसका ऑर्डर है 2 into 4, और जो आपके पास बी ए का रिजल्टेंट आया था उसको मैं R2 बोल दे रहा हूं, वो है 3 into 3। ठीक है, तो आप खुद से बताओ क्या इन दोनों मैट्रिक्स कभी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जबकि ऑर्डर कैसा हो? सेम। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं हो रहा है, इसीलिए दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। और जब ये दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास इनवर्स के लिए जो बेसिक कंडीशन है b इंटू ए इक्वल्स टू सॉरी a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए, वो सेटिस्फाई नहीं होगी। और यदि वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसका मीनिंग हमारे पास ये निकल रहा है कि किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट फाइंड इट्स इनवर्स, कैन नॉट फाइंड इट्स इनवर्स, इसका हम कभी इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई कि हमारे पास इनवर्स के लिए ये कंडीशन चाहिए, लेकिन जब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, इनका ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि ऑर्डर उनका इक्वल हो। तो जब इनका ऑर्डर इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी इन्वर्टिबल नहीं होती है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल होती है। तो आप केवल इनवर्स किसका फाइंड आउट करोगे? तो आपने लिखा बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। जो आपके ए और बी दोनों मैट्रिक्स हैं वो कैसे होने चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों होनी चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। तो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए? तो देखिए आप फटाफट। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमारे पास है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए या ये चेक करने के लिए कि वो जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो वो कंडीशन हमारे पास ये, तो वो कंडीशन हमारे पास ये है a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए इक्वल टू आई। आई से मतलब क्या बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? तो दूसरी कंडीशन हमारे पास मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ये है। तो दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब पहला लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, एक लेते हैं एग्जांपल। तो देखो आप एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल में आपको बताता हूं कि कैसे हम पता करते हैं कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं है। तो सपोज करो मैंने यहां पर एक ले लिया मैट्रिक्स ए, ये है आपके 1 2 3 2, और दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया बेटा यहाँ पे बी मैट्रिक्स, और ये हमारे पास है -1 2 -3 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गए। अब बेटा हम क्या चेक करने वाले हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं। बेटा ये इन्वर्टिबल की बात हमने क्यों की? क्योंकि आप जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके हो कि पहले हम चेक करते थे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है कि नहीं। जब वो इन्वर्टिबल होते थे तब हम उनका फाइंड आउट कर पाते थे इनवर्स। सेम कंडीशन मैट्रिसेस के साथ है कि यदि गिवन मैट्रिसेस जो है वो इन्वर्टिबल होगी, ठीक है, मतलब इन्वर्टिबल की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि स्क्वायर होगी, सेम ऑर्डर की होगी, और ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई होगा, दैट मींस तभी हम कह सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल होगी। और जब वो इन्वर्टिबल होगी तभी हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। यदि वो इन्वर्टिबल नहीं होगी तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो चेक करते हैं हम कि ये दोनों इन्वर्टिबल हैं एक दूसरे के, यानी ये दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, टू सेटिस्फाई हमें क्या सेटिस्फाई करके दिखाना है? तो हमें ये सेटिस्फाई करके दिखाना है कि बी ए जो होना चाहिए, सॉरी ए बी जो होना चाहिए वो बी ए के इक्वल होना चाहिए, और दोनों आई के इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले बात कर लेते हैं ए बी की। तो ए बी की हम बात करें तो ये हमारे पास कंडीशन थी कि दोनों सेम ऑर्डर के होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर भी बेटा क्या है? 2 into 2 स्क्वायर है, इसका भी ऑर्डर 2 into 2 और ये भी स्क्वायर है। तो देखो आप ये हो गया 2 1 3 2 इंटू आप कर रहे हो किससे? 2 -1 -3 एंड 2। ठीक है, करते हैं जल्दी से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है। ठीक है, तो पहले आप इस रो को मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम में, तो कितना आ जाएगा? 2 into 2 4, ठीक है, फिर 3 into -1 माइनस का 3, फिर आप करोगे इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो 2 into -3 माइनस का 6, 3 into 2 प्लस का 6। ठीक है, फिर आप करोगे इस रो का इस कॉलम में, तो 1 into 2 2 into माइनस का 1 तो आ जाएगा माइनस का 2,
फिर 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 2 तो ये आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, इसको जरा अपन सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये कितना आ जा रहा है, देखो जरा फटाफट, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो आपके पास ये आ गया AB इक्वल्स टू ऑफ, ये 4 में से 3 को माइनस करोगे तो बेटा कितना आना है 1, 2 में से 2 को माइनस करोगे तो 0, माइनस का 6 प्लस का 6 0, माइनस का 3 प्लस का 1 सॉरी प्लस का 4 तो ये आ जाएगा प्लस का 1। तो आ गया आपके पास ये AB। ठीक है, अब बात करते हैं जल्दी से सेकंड वन BA की, किसकी बात करते हैं BA की। ठीक है, तो देखो जरा BA की जब हम बात करेंगे तो B हमारे पास ये रहा 2 माइनस का 1 माइनस का 3 एंड 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन आप करने वाले हो A से, तो 2 1 3 एंड 2। ठीक है, तो देखो बेटा, तो आप ये देखो पहला रो का मल्टीप्लाई करते हो कॉलम में, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, माइनस का 3 इंटू 1 तो माइनस का 3, फिर 2 इंटू 6 सॉरी 2 इंटू 3 6, माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 6, माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 2, 2 इंटू 1 प्लस का 2, माइनस का 1 इंटू 3 माइनस का 3, प्लस का 2 इंटू प्लस का 2 प्लस का 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1, माइनस का 2 प्लस का 2 0, 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0, माइनस का 3 प्लस का 4 तो ये 1। तो देखो आप देखें यदि तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 0 0 1 और BA की वैल्यू क्या आई है 1 0 0 1। तो हम कह सकते हैं does AB इक्वल्स टू ऑफ BA। हो गई कंडीशन सेटिस्फाई कि नहीं? देखो AB की भी वही मैट्रिक्स आया है मल्टीप्लाई करने पर और BA में भी वही मैट्रिक्स आया मल्टीप्लाई करने पर, और ये दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के इक्वल है, दोनों ही किसके इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 1 हो, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, डायगोनल में 1 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है, ऑर्डर उसका भी सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी कंडीशन प्रूफ, मतलब आपने प्रूफ करके दिखा दी कंडीशन, और जब ये कंडीशन प्रूफ हो गई तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, then B is इनवर्स ऑफ A। B क्या है, A का इनवर्स है, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज A इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑफ B। ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या है B, और हम ये भी लिख सकते हैं A इज आल्सो इनवर्स ऑफ B। A इज आल्सो इनवर्स ऑफ B, मतलब ये है कि B इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा A हो जाएगा। ठीक है, B इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो समझ में आई आपको बात? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि A and B are invertible, therefore A and B are invertible matrix, invertible matrices। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या कि यदि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स इनवर्टिबल है और A B का इनवर्स होगा और B A का इनवर्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करते हो कि कोई गिवन मैट्रिक्स इनवर्टिबल मैट्रिक्स है कि नहीं है। यदि वो इनवर्टिबल है देन ओनली यू कैन फाइंड इट्स इनवर्स, अदरवाइज यू नेवर फाइंड इट्स इनवर्स। ओके बेटा, ओके। वन मोर थिंग, यदि हमारे पास जैसे अभी तो दो मैट्रिसेस थे, आपको समझाना था इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन यदि एक ही मैट्रिसेस होता है तो फिर हम क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। देखिए जरा ध्यान से सुन लीजिए, यदि आपने कहा कि हमारे पास केवल एक ही मैट्रिसेस है A, क्या है A, ठीक है, और वो क्या है 2 1 3 2। क्लियर है, और आपको चेक करना है कि इनवर्टिबल है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, तो फिर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। मतलब कंडीशन बेसिकली है क्या, तो कंडीशन बेसिकली ये है मैट्रिक्स इनटू इट्स इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है बेसिकली कंडीशन। ठीक है, कि मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स की इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। और इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे सारे मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए। मतलब बेसिक कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू ऑफ I। ठीक है, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू ऑफ I। ठीक है बेटा, तो इस कंडीशन का यूज कर हम सारे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट। बेटा अभी हम बात कर चुके हैं कि कैसे पता करते हैं कि कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल है कि नहीं है। तो कैसे पता करते हैं, उसके लिए हमें दो कंडीशन से सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहली कंडीशन, गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए,
क्लियर। दूसरी कंडीशन, जो मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं कि हम ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं है, ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जब वो इन्वर्टिबल होगा तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। और बेसिकली हम बात क्या करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनकी इन्वर्स फाइंड आउट करने की। क्लियर है। तो आप पहले चेक करोगे कि गिवन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं है। यदि इन्वर्टिबल होगा तो फिर आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट करोगे। ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक थ्योरम जो क्या कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो एक यूनिक होता है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी एक मैट्रिक्स के कई इनवर्स निकल आए, हर एक मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स निकलेगा। ठीक है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, थ्योरम थर्ड, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, दैट मींस इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। ठीक है। आपसे बोल रहा है कि इनवर्स जो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कर रहा है तो कैसा होगा, यूनिक होगा। और यदि कर ही नहीं रहा है तो फिर यूनिक यूनिक की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है और यदि वो इन्वर्टिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो इनवर्स कैसा होगा, यूनिक। चलिए मैं आपको इसको प्रूफ करके बताता हूं क्योंकि इसका प्रूफ एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो करते हैं इसको प्रूफ, तो देखें, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। तो लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, या मैं ऐसा बोलूं बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, मैंने केवल m लिखा है। तो देखो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज और कॉलम सेम रहते हैं कि नहीं, इक्वल रहते हैं कि नहीं। ठीक है। तो यदि मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑर्डर m, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि रोज भी m होंगी और कॉलम्स भी m होंगे। दैट मींस ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू m। तो इसको केवल एक ही बार आप m लिखते हो, m इंटू m लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आपने लिखा यहाँ पे कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है बेटा, m है। ठीक। देन ऑल्सो लेट बी a square matrix, B be a square matrix of same order M, and B is inverse of A and B is inverse of A। ठीक है। आपने कहा कि हमारे पास A कोई एक मैट्रिक्स है और B उसका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब हमें एक प्रूफ करना है कि B के अलावा, मतलब जो B है ना, B ही इसका इनवर्स होगा या जो भी इनवर्स आएगा वो हमेशा B के इक्वल होगा, उसके अलावा कोई दूसरा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसको प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट C is also an inverse of मैट्रिक्स A। हमने क्या मान लिया कि C जो है वो, मतलब B तो इनवर्स था ही, ऐसा तो हमें गिवन है, लेकिन हमने मान लिया प्रूफ करने के लिए कि C भी इसका एक इनवर्स है। ठीक है। अब देखिएगा, देन फर्स्ट कंडीशन सिंस B is inverse of A, पहली कंडीशन आपने लिया कि B जो है वो A का क्या है, इनवर्स। अब इनवर्स होता है तो आपको पता है कि कंडीशन क्या होती है, AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I। ये होती है बेटा कंडीशन। तो आपने कंडीशन लिख ली। ठीक है। ये होगी आपकी बेटा फर्स्ट कंडीशन। ठीक है।
अब आपने ऐसा माना था कि सी भी इसका इनवर्स है, सिंस सी इज इनवर्स ऑफ ए, तो फिर आप क्या लिखोगे, देन AC इज इक्वल्स टू ऑफ CA इक्वल्स टू I, ये भी क्या होगी, कंडीशन हो जाएगी इसकी, ये भी एक कंडीशन हो गई। तो जब B इनवर्स होगा तो ये कंडीशन होगी, C इनवर्स होगा तो ये कंडीशन होगी। अब देखिए जरा, अब यदि हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों के RHS तो सेम है, दोनों के RHS क्या है बेटा, तो दोनों के RHS है I। लेकिन अब देखो, मैंने यहां पर लिखा B, क्या लिखा, B मैट्रिक्स लिखा, और B मैट्रिक्स के इक्वल मैं B इंटू I लिख सकता हूं, क्योंकि यदि आप किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो जैसा रहता है वैसा का वैसा मैट्रिक्स बना रहता है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आते। देखिए, लेकिन यदि मैं बात करूं तो ये जो B लिखा है इसको B लिखा रहने दे रहा हूं, और I की वैल्यू थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से उठाकर यहां पे कर रहा हूं सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इसके प्लेस पे I के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो I इक्वल टू था AC, तो मैंने I के यहाँ पे कहा क्या लिख दिया, AC, और यहां पे लिख भी दे रहा हूं फ्रॉम सेकंड, ठीक है, कहां से लिखा है, सेकंड से। अब मैं इसको कर दे रहा हूं BA इंटू C, BA इंटू C, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, BA इंटू C। तो देखो अब BA इंटू C कर दिया, तो BA के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं, I लिख सकता हूं कि नहीं। तो देखो आपके पास यहां पे था, ये सारा आपका B के इक्वल में चल रहा है बेटा, ठीक है, तो B इक्वल्स टू आपके पास आ गया था BA, और BA के प्लेस में हम लिख सकते हैं I, इसीलिए यहां पे आ जाएगा IC। ये मैंने कहां से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट BA इक्वल्स टू I, फर्स्ट से BA के इक्वल में क्या था, I, इसलिए मैंने ये लिख दिया। और आपको एक बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे C मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, इसीलिए C क्या रहेगा, C ही रहेगा। तो देखिए आपने एट लास्ट क्या प्रूफ करके बता दिया कि गिवन था हमें कि मैट्रिक्स A का इनवर्स मैट्रिक्स B है, ठीक है, और हमने एक और ले लिया था मैट्रिक्स C, और पूरी कोशिश की कि C जो हो वो A का एक यूनिक मैट्रिक्स बन जाए, लेकिन हमने देखा कि हमने प्रूव जब किया है तो एट लास्ट हमें क्या मिला कि C जो मैट्रिक्स था जिसको हमने A का इनवर्स माना था वो भी किसके इक्वल में आया, B के इक्वल में ही आया। जिसका मीनिंग ये है कि हम कितने भी इनवर्स फाइंड आउट कर लें, उनका नाम हम C दे दें, D दे दें, E दे दें, F दे दें, लेकिन वो हमेशा जो भी आएंगे वो सारे के सारे इनवर्सेस सेम आएंगे, चाहे वो B हो, चाहे वो C हो, चाहे वो D हो, चाहे वो E हो, F हो, Z हो, कुछ भी हो, लेकिन हो किसके इनवर्स, A के ही इनवर्स हो। तो सारे जो इनवर्सेस आपने फाइंड आउट किए हैं उनका कुछ भी नेम दे दो, लेकिन उनके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होंगे उनका जो मैट्रिक्स आएगा वो कैसा होगा, सेम होगा। इसीलिए आपने कहा है कि हर एक मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है। ये हो गई आपके पास, ये आपकी थ्योरम प्रूफ, ठीक है बेटा, ओके। हेंस प्रूफ जो आपका B तो था लेकिन C को माना था, लेकिन C भी किसके इक्वल आया, B के इक्वल, ठीक है। देखिए जरा, अब हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 4, क्या है ये, इफ A एंड B आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन A into B होल इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। तो बेटा इसमें कहा है कि यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक A है दूसरी B है, दोनों इनवर्टिबल है, दोनों सेम ऑर्डर की है, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये कंडीशन आएगी कि A इंटू B का इनवर्स जो होगा वो B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल होगा। तो बेटा इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, ये आप यूज करोगे, आगे आप इस थ्योरम का यूज करोगे, लेकिन इसको प्रूफ कर लेते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका प्रूफ पूछा जा सकता है। तो देखिए जरा, करते हैं इसका प्रूफ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ inverse of a matrix we have
तो देखो बेटा, आपने कहा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वहां से हमें ये पता है। तो देखो पहली चीज मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, यदि हम कभी भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका इन्वर्टिबल होना जरूरी है। और इन्वर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए, जो मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। और कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोनों कंडीशन गिवन है कि आपने कहा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑलरेडी उन्होंने गिवन दे दिया सेम ऑर्डर की है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास इन्वर्टिबल के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के इनवर्स और मैट्रिक्स के इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे भी देख लो, हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है और ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा बेटा, आई के। इसके इक्वल होगा आई के, क्योंकि मैट्रिक्स से उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाता है आपके पास आई। आपको प्रूफ करके दिखाया था मैंने इनवर्स इनवर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जब मैंने आपको लिखाई थी, प्रूफ करके दिखाया था कि a टू b इक्वल्स टू आई यदि होता है तो हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं कि b इनवर्स इक्वल्स टू क्या है a, ठीक है। b इनवर्स इक्वल्स टू क्या है a, तो मतलब b इनवर्स इक्वल्स टू a, या फिर हम कह सकते हैं a इनवर्स इक्वल्स टू ऑफ b। क्लियर बेटा, तो वही बात हुई ना कि मतलब इसी जैसे मान लो मैंने इस कंडीशन का यूज कर लिया तो फिर आप इसको क्या लिखोगे, आपके पास जो a है उसके जगह पे आ जाएगा b इनवर्स, मतलब b इनवर्स इनटू b इक्वल्स टू i। और यदि आप इस कंडीशन का यूज कर ले रहे हो तो आपके पास ये लिखा था ab लिखा था, तो b के प्लेस पर क्या लिखेंगे a इनवर्स। तो a तो पहले से था, b के प्लेस पे आ गया a इनवर्स, तो इस क्वेश्चन में आया, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है उसके इनवर्स में आप जब मल्टीप्लिकेशन कर दे तो उसके मैट्रिक्स का तो हमें क्या मिलता है आया। तो देखो जरा ये चीज आ गई, अब देखो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं इसके बाद, तो इसके बाद मैं कर रहा हूं प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स। अब आप कह रहे हो कि सर आप ये वर्ड यूज कर रहे हो प्री मल्टीप्लिकेशन, क्या मतलब है इसका। तो देखो बेटा, प्री मल्टीप्लाइंग both sides, pre-multiplying both sides by a inverse, pre-multiplying both sides by a inverse। तो देखो बेटा, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है प्री-मल्टीप्लाइंग, ठीक है। आप इसको सीधा मल्टीप्लाइंग भी लिख सकते थे, ठीक। लेकिन बेटा मैट्रिसेस जो होता है उसमें आप a इंटू बी लिखो और b इंटू ए लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में तो आप 2 इंटू 4 कर दो या 4 इंटू 2 कर दो, सेम आते हैं। लेकिन जब मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन होता है तो फिर आपके पास a इंटू बी और b इंटू ए का सेंस कैसा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसीलिए हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि हम प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो प्री मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, आगे मल्टीप्लाई। तो देखो ये पूरा लिखा हुआ था, इसके आगे मैंने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, ये आई लिखा हुआ था, इसके आगे ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन किया। यदि पोस्ट लिखता तो कहां होता, पीछे होता, ठीक है बेटा। तो ये क्या, अब मैं कर रहा हूं इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका a इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स, ठीक है। और ये आपके पास, तो मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी आप किसी भी चाहे वो इनवर्स मैट्रिक्स हो चाहे सिंपल मैट्रिक्स हो का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हो तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता है। इट मींस ए इनवर्स का ए इनवर्स ही आ जाएगा। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसीलिए किसके इक्वल हो गया बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। यहां मैं डाल देता हूं रीजन, बिकॉज मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आई के इक्वल होता है। तो आपके पास ये चीज आ गई। और आपको पता है कि आई का मल्टीप्लिकेशन आप जब किसी से करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आ जाएगा आपके पास बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हम फिर से करने वाले हैं क्या, प्री मल्टीप्लिकेशन। अभी किया था ए इनवर्स का,
अब हम करेंगे बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लीकेशन। तो देखो बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आप डाल दोगे प्री मल्टीप्लाइंग both sides by b inverse, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय b इनवर्स। तो देखो आप b इनवर्स इंटू b करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली i। क्या आ जाएगा, सिंपली i। और ये आपके पास a b का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू में b इनवर्स इंटू a इनवर्स। रीजन डाल दोगे बिकॉज b इनवर्स इंटू b इज इक्वल्स टू ऑफ i। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना होता है बेटा, 1 हो, सॉरी i होता है। ठीक, i से किसी का भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपके पास फाइनली ये क्या आ गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑफ बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, जो कि आपको करना था प्रूफ। ये हो गई आपके पास आपकी थ्योरम 4th प्रूफ। पॉज द वीडियो एंड राइट। बेटा आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है जल्दी से उसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पहली चीज आपने पढ़ी टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स लेट ए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मान लेते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, ए। तो ए का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहली कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स मस्ट बी इनवर्टिबल। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स का इनवर्टिबल होना जरूरी है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, फॉर इनवर्टिबल मैट्रिक्स यदि हम ये पता करना चाहते हैं कि कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हमें इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। पहली कंडीशन, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा हो। ठीक है, और यदि तीनों का ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा इसका, ए कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो होगी इनवर्टिबल मैट्रिक्स। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी कि हर एक इनवर्स का जो हर एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है, अनोखा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मैट्रिक्स के कई इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएं। हर एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ थ्योरम क्या है, यदि ए और बी तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो उनकी लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, इनवर्स कैलकुलेट करने में हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं वो होने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। 3 जो है वो रोज के लिए है और 3 जो है वो कॉलम्स के लिए है। ठीक है, तो रोज के लिए क्या थे, पहला इंटरचेंज ऑफ रोज। ठीक है, मतलब आपके पास ith रो के एलिमेंट्स जेथ में लिख जाएंगे, जेथ के एलिमेंट ith में लिख जाएंगे। ठीक है, सेकंड आपके पास जो भी एक पर्टिकुलर रो है उसके सारे एलिमेंट्स में आप चाहो तो किसी नॉन जीरो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। वो नॉन जीरो डिजिट नेगेटिव और पॉजिटिव में से कुछ भी हो सकता है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, आपके पास कोई जो पर्टिकुलर रो है उस पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स के साथ में आप किसी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में किसी नॉन जीरो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर कर ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, सेम कंडीशन हमारे पास कॉलम्स के लिए भी है। ठीक है, ऐड भी कर सकते हो और आप चाहो तो माइनस भी कर सकते हो। क्लियर है बेटा, तो ये हमारे पास रोज और कॉलम के एलिमेंट्री ऑपरेशन है, जिनको ऑलरेडी मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं। अभी केवल कंक्लूजन में लिखवा रहा हूं कि हमें इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इनवर्स बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कवर होगा हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करके रखना है, फॉर कैलकुलेटिंग इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स elementary operation of only one can be applied either of rows or of columns, not both। जब आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो आप इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करोगे, लेकिन आप किसी भी एक के एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज कर सकते हो, चाहे तो आप रोज से कर लो और चाहे आप कॉलम्स को। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एक मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड आउट करने में आपने रोज और कॉलम दोनों का यूज कर लिया, किसी एक का यूज होगा। या तो आप पूरी
रोज वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करोगे थ्रू आउट द इनवर्स, ठीक है, या फिर आप करोगे कॉलम्स का, दोनों का एक साथ नहीं कर सकते। दिस इज योर टुडेज क्लास, ओके, थैंक यू क्लास।